बस लागी है ये ज़मीन चांद से बेहतर नजर आती है जिंदगी जब चलिए इसको छोड़िए उठती है दिल की राहें दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें ये ज़मीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें सताती है हमें ये ज़मीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें जिंदगी जब बीते बस में। वाह वाह वाह। शिद्दत से काम किया है तो आज किसी कहते हैं इमीडिएट कल्चर वर्किंग हो। तो आज के दौर के बारे में, आज के संगीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए संगीत होता है, आज का हो, कल का हो या आने वाले कल का। जी जी। तो गजलों का मुकाम जो उस जमाने में गजल जो मुकाम था, देखिए गजल की बात जब करते हैं तो गजल सिर्फ गाना नहीं होता, गजल एक मिजाज होता है, टेम्परेचर होता है। जी जी, बहुत गजल को फील करना जरूरी होता है। गजल से वाकिफियत शायर का क्या ख्याल है, ज़बान क्या है, शहर क्या है, तो कभी क्या है। बशीर बड़ी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, ये फ्यूचर सिंगर है। बशीर बड़ी साहब ने गजल के बारे में कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता गजल पढ़ना ये रेशमी लहजा है। ऐसा सोचते हैं जी जी। आहिस्ता गजल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की ज़बान। और फिर दूसरी तरफ हीरा फासली साहब कहते हैं कि जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में गजल है ना उसका शायरी। तो बात क्या होगी? बात ये हुई कि फीलिंग्स की बात। और अगर आप एहसास को समझने की कोशिश करें तो आपको इस दौर से गुजरना पड़ेगा, फिर उसे ढूंढना पड़ेगा और फिर निखर के, क्योंकि गायकी गाना वगैरह तो एक टेक्निकल बात है। जैसा कि आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, डिग्री पाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने शुरू किया था और आज ये आज भी सर्जन है, जब भी सर्जन, लेकिन आज जो इनका एक्सपीरियंस है वो जो आज इनका जो इंसिजन होता होगा तो ये खुद बता सकेंगे कि वो 20 साल पहले जो करते थे और आज में फर्क है ना डॉक्टर? तो यही बात है, वक्त के साथ साथ जो है ये फील्ड में। तो आपने बात की आज संगीत की और आज गजल की, मुस्तकबिल की। गजल का मुस्तकबिल या फ्यूचर जो है वो अच्छा ही होगा। फिर आजकल आज के दौर में भी कुछ नौजवान फनकार करते हैं जो आज भी, अब जैसे कि खजाना फेस्टिवल आप जानते कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे नए नए सिंगर, नौजवान सिंगर, यंग सिंगर्स भी आए हैं। जैसे कि एक लड़की है 11 साल की, अच्छा, स्नेहा शंकर, वो ऐसा गाती है कि पूछे तो मैंने उससे ये कहा बेटा गाते रहो,
लेकिन ये मत समझना कि आज जो गा रहे हो तैयारी के साथ कि तुमने हासिल कर लिया, ये बिल्कुल ख्याल से निकाल दीजिए कि हर चीज हासिल हो गई। जब तक हासिल नहीं होगी तब तक की तरक्की रहेगी। बहुत जिस दिन फनकार ने सोच लिया कि मैंने हासिल कर लिया या मैं कामयाब हो गया या मेरा जो है लर्निंग फेज खत्म हो गया, मैं और क्या तो वहां से खत्म हो गया। तो वही कोई भी फर्क नहीं, चाहे वो फिल्म का संगीत हो या गजल हो या क्लासिकल हो, एक तलाश जो है ये जारी रहना जरूरी है। बड़े उस्ताद कहते थे, बड़े बड़े गुरु मैंने खुद सुना है कि संगीत जो है असली संगीत, असली फन, वो समंदर को कोजा बनाना आसान है, लेकिन समंदर को कोजे में ले आना बहुत बड़ी बात। तो वो असल उसके लिए तलाश करते थे कि सपाट तान का रियाज तो हम कर लेंगे, चलिए 1.5 सप्ताह तान का रियाज कर लिया, करते करते 2 साल में तैयार हो जाएगी। लेकिन 1 साल लग जाए और उसमें जवानी होने और साल लगने से पंचम की आस मिले तो ये बहुत बड़ा काम हो कि वो समंदर को कोजे में ले, तो ये तलाश करते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गला बैठ गया है तलत साहब, आपके बड़े रूप में आप बहुरूपिया तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो शब्द को गलत तरीके से देखा जाता है। बहुत से मुखौटे पहनते हैं, ये भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मास्क सपोज टू बी, लेकिन आपके व्यक्तित्व के कई रंग हैं और आप गायक हैं, आप कंपोजर हैं, आपने कवि हैं और आपने कवि नहीं हूँ मैं, कुछ लिख हाँ उसी को कवि कहते हैं जी। कवि मैं अपने को नहीं हूँ, ठीक है, ये आपकी साफ अगर मैं अपने आप को कवि कहूंगा तो फिर मुझे उसका ग्रामर सीखना होगा और ग्रामर के हिसाब से मुझे करना होगा। दिल से कहना और ग्रामर के साथ कहना तो फर्क है। जैसा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर तो नहीं बन सकता, अब मैं कहूँगा कि मैं इंसिजन कर दूंगा, लेकिन मुझे पहले मेडिसिन करनी पड़ेगी। जी जी नहीं, आजकल तो लोग बिना पढ़े हिंदुस्तान में तो हर व्यक्ति डॉक्टर है, हल्दी लगा लो और ये घिस लो, नमक का वो पड़ता है। मेरा कहने का मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था, और एक्टिंग आपने धुन में काम किया, फिर उसके पश्चात आपने कई सीरियल्स में काम किया है। इतने मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ये पहली बार तो आपका माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी फिल्मों के लायक बिल्कुल थी, आपने वो सफर बीच में कैसे छूटा? और दूसरा, अगर आज भी आपको मौका मिले तो आप संगीत ज्यादा पसंद करेंगे या अगर आपको एक्टिंग का मौका मिले तो आप उसमें अपने हाथ पे आजमाना चाहेंगे क्या? डॉक्टर साहब, संगीत तो मेरे रूह में है, तो वैसे अगर मैं संगीत से जुड़ा हो जाऊँ तो मेरी रूह जुड़ा रही। एक्टिंग की बात, ये मौके आए थे क्योंकि ऐसा काम जो मैं कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं कर सकता था तो फिर मैं कभी टच नहीं करता। अगर आप मुझसे कहेंगे कि जनाब आप एक्रोबैटिक्स सीखे तो मैं कर नहीं सकता, जी कोशिश करूंगा भी, मैं बेवकूफ रहूंगा। लेकिन एक्टिंग में ऐसा है कि जिस किस्म के रोल मुझे ऑफर आए मैंने किए, और ये कि मैंने कुछ एक्शन हीरो का काम किया है, मतलब मैंने कैरेक्टर किया जो मुझे सूट करता था, जो मेरी पर्सनैलिटी है, मतलब पर्सनैलिटी दिखाने के लिए अंदर की बात अंदर जी जी तो वो मैंने बात ये कि मौके आए मैंने किए, लेकिन आपका सवाल जो था कि अगर मौके और आए तो मैं क्या संगीत छोड़ दूंगा, मैंने आपका जवाब मैंने पहले ही दिया। बहुत सी चीजों में छोड़ ही नहीं सकता, वो तो मेरे की बात है। लेकिन साथ साथ अगर ये सफर की मैं अगर कुछ ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो मौजू हो तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो सब एक बहुत मुश्किल सवाल हो सकता है कि आपने अब तक कितनी गजलें गाई हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि एक माँ से पूछना कि उसका बेटा सबसे प्यारा बेटा कौन है, उसी तरह से एक फनकार से पूछना उसकी सबसे पसंदीदा गजल कौन सी है। फिर पहला सवाल पार्ट 1 ये है, और दूसरा सवाल उसी में है, इनकल करूँगा समय की कमी है कि ऐसे किसी दूसरे फनकार की गजल जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा जिसे कहते हैं बहुत बड़ी तमन्ना थी कि काश मैं गाता, आज के समय में हो गया मोटे और हम गा पाते।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने पूछा कितने गजलें मैंने गाए हैं, मुझे तो याद नहीं। कितनी गजलें गाई थी उसमें कहते हैं सबसे प्यारी, सबसे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक फूल की खुशबू होती है, हर एक उसका अलग मजा होता है। तो ये बड़ा फिर दिल के करीब हो गए। इम्पॉसिबल सवाल है, क्योंकि जब मैं कोई भी चीज छेड़ता हूँ, जैसे आदमी में उबरा छेड़ रहा, जी जी, तो मैं उसी में वो हो गया जी। फिर मैं किसी और से इश्क नहीं कर रहा था, उसी से इश्क कर रहा था। क्या बात है, क्या बात है। तो यही बात होती है कि जब आप किसी चीज में आप डूब जाते हैं तो फिर उसी में आप डूबे जाते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि मेरे जैसे आइडल है मेहदी हसन साहब जी। मेहदी हसन साहब को मैंने करीब से देखा है, राहुल साहब ने उनके साथ 1986 में मैंने अमेरिका का टूर भी किया, साथ रहे, 2-3 महीना सीखा, सुना, बहुत चीजें हासिल की, उन्होंने बताया, और आज भी सुनता हूँ। तो आज भी मैं जब उनकी नजरियात कुछ गाता हूँ स्टेज पर, कभी फरमाइश आ जाती है, तो अगर मैं 25% भी अदा कर पाऊँ जो उन्होंने किया, तो मैं अपने आप को कामयाब समझता हूँ। वाह, जाति सा सवाल पूछूं, अगर आपको पसंद है तो जवाब ना दीजिए, तो उसके पहले नहीं, दीना जी से जो है आपकी मुलाकात कैसी हुई और किसने किसको प्रपोज किया? वैसे आप इतने हैंडसम है, कोई भी 50 लड़कियों ने आपको प्रपोज किया होगा, कईयों के दिल आपने अपने कदमों से कुचले होंगे। डॉक्टर साहब, ये सवाल आप मत कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि मुझे घर लौटना है। क्योंकि वो है नहीं, और किसी का वक्त की नहीं भी है तो वो है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा साथ तकरीबन ऑलमोस्ट 38 ईयर्स का है जी। वो अगर मैं वो रहेगी नहीं तो मेरे साथ रहती है वो, और मैं क्या करता हूँ वो जानती है। तो ये सवाल ठीक है, बेहतर है कि लेकिन फिर भी वो वैसे एक बात बताऊँ, वो खुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बहुत ही वो प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो बहुत लोगों के साथ होती है जी, बहुत ही अपने आप को अपने अपने हद तक रहती है, पेंटिंग में रहती है, अपने दोस्तों की, लेकिन बहुत ही वो आइडियाज उनके बहुत होते हैं जी। और काफी बार उन्होंने आपके प्रोग्राम उन्होंने डिजाइन किए, पुश भी किया मुझे, जैसे कि मैं जो लिखने लग गया ये पिछले साल से, तो वो मुझे उन्होंने पुश किया, मैं कुछ लिखो, नए साल के लिए लिखो, मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिखो, अच्छा आ जाएगा, कोशिश करेगा आएगा, और मैंने कोशिश की, उनकी सीधी जो भी है लोगों को पसंद आए, तो ये है। और जब भी मैं कुछ करता हूँ तो हमारे इख्तिलाफात भी बहुत होते हैं, जब वो पेंटिंग करती है तो मुझसे पूछती है कि कैसी लग रही है, मैं कहता हूँ भाई ये देखो, इसमें ये बहुत सा मुझे ठीक नहीं लग रहा, बोले क्या ठीक नहीं लग रहा बताओ, पता नहीं है ठीक नहीं लग रहा, तो इसको ठीक कर लो। तो वैसे वो कभी कभी मुझे कहती है ये तुम जो कर रहे हो ये ऐसा लग रहा है कुछ नया करो, मतलब क्या नया करो, तो ये इंटरैक्शन यहाँ भी बचता है। जी जी, ये जो हट वाली बात की ना, हिंदी में इसका बड़ा अच्छा शब्द है भाग्य हट। एक राजहट होता है, एक बालहट होता है, एक भाग्य हट होता है, वो तो उनका हक है। फिर भी मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, ऐसा कोई मौका जहां दो तरह से पूछूंगा, एक तो ये जहां आपको व्हेन यू रीच द लेवल ऑफ एक्सटेसी, जहां अतिरेक में प्रसन्न हुए, मतलब एक्सटेसी के लेवल पे आगे कि माय गॉड दिस इज द डे, यू नो, एंड देयर वाज नो वे बेटर देन दैट, राइट? एक दूसरा द डे व्हेन यू आर डाउन द ट्रफ, यू नो, so depressed and broken that my God, the world is about to vanish. Are there any incidences like this? डॉक्टर साहब, आप सर्जरी करते हैं या आप साइकोएनालिसिस करते हैं? लेकिन क्या है चलो, आपको बाहर से आप कैसे दिखते हैं और कैसा गाते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन अंदर से जैसे फल होता है ना, आम का सपोज हापुस है, बड़ा सुंदर दिख रहा, पका हुआ दिख रहा, लेकिन मीठा स्वाद कितना है, कैसा है, खट्टा करो, वो सब मालूम होना चाहिए ना। नहीं, बेहतर है कि मालूम करें बाहर वही रहने, क्योंकि अगर आप अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। समय की पाबंदी से मैं चाहता हूँ कुछ अंतिम सवाल लेकर हम लोग बात करें। जी, आप दिलीप साहब ने बीच में शायद आपको किसी गाने को बुलाया था, दिलीप साहब मिलने जब तभी नासाज थी, अडवाणी जी ने मेरे ख्याल से विशेषकर आईना मुझसे मेरी पहले सी सूरत मांगे,
इस गजल को सुनने के बड़े मुरीद हैं रवानी साहब जी आपके, तो कुछ वो उन वाक्यों के बारे में थोड़ा सा बताएं करके, क्योंकि पूरी दुनिया भर में आपके मुरीद बहुत हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन ऐसे कोई वाक्य जिसे आप चाहते हैं, चेरिश मोमेंट्स जिसे हम कहें। देखिए ऐसी बातें मैं अच्छा नहीं लगता मुझे कहते हुए, क्योंकि वो अपने आप में आपका इजाज और आपका वकार बहुत बड़ा है, लेकिन फिर हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। आपने दिलीप साहब की बात की, वो ऐसा है कि यूसुफ भाई कहते हैं जी, जो आपने बात कही वो तो अब की बात है, जब वो बीमार है तभी नासाज थे। मेरी जो पहली उनसे मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छा पहले हुई जी जी 1978 में जब मैं मेरा एल्बम भी नहीं आया था और मैं नया नया मुंबई पहुंचा था, मेरी एक रिकॉर्डिंग दूरदर्शन की हुई थी, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा आरोही प्रोग्राम 4 घंटे का टेलीकास्ट होता था और लोकल एक दावत हुई थी मुंबई में जिसमें सारे के सारे आए थे, मतलब इंडियन टीम, क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की टीम पहली बार भी आई थी 78 में, सारे फिल्म स्टार्स थे वगैरह, बहुत बड़ी पार्टी थी और मुझे भी इत्तेफाक से किसी ने बुला लिया था और मैं नया नया, तो ये कितना बड़ा हॉल था, सारे सेलिब्रिटीज भरे हुए थे और मैं यहाँ कोने में खड़ा था और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा कि दिलीप कुमार साहब इतनी बड़ी शख्सियत वो और भी कुछ तरफ थे, तो वहां से वो मुझे देखकर ऐसे उंगली करके आए, तो मैंने सोचा कि किसी और को खड़ा, वहां से करते करते वो चलते चलते मेरे पास आके बोले तुम्हारा नाम पता नहीं, नाम ही करते। अच्छा, तो मैं तो बिल्कुल दंग रह गया, फिर उन्होंने सबको खामोश करवा दिया कि भाई सब खामोश हो जाएगी, और जो उनका एक अंदाज मैं रिपीट नहीं कर सकता, जो वही कर सकते। उन्होंने बताया लोगों को, स्क्रीन पे पूरा सुनाया कि मैं और सायरा ख्वाब में थे और फला एक बहुत ही सुरीली आवाज टेलीविजन के सेट से हमारे घर में पता नहीं मैं और फिर मुझसे कह रहे थे हम मियाँ को सुना दो, मैं तो वहां से, तो ये मुलाकात बहुत बड़ी सब्ज़ाई थी। अब जो आप कह रहे हैं अभी हाल में जी, मैं एक शो होस्ट करता था कारवाले बदल, जो रेडियो पर काफी मशहूर है। मुझे एक दिन फोन आया, सायरा जी का फोन आया मुझे कि हम साहब को रोज 9 बजे गाड़ी में ले जाते हैं ड्राइव के लिए जी, कभी ठीक नहीं है वो इंसान, तो वो उस दिन इत्तेफाक से रेडियो ट्यून हो गया था और तुम्हारा शो आ रहा था, तो जब तुम वो वज़ियात बजा रहे थे और तुम बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर मैंने एक अजीब सी खुशी देखी, तो मैंने कहा अरे सायरा जी, तो उनको अच्छा लगा शायद, क्योंकि बहुत सारे से खुश हुए थे, ये 2 साल पहले की बात है, अब तो अभी, तो मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा कि मैं बताती हूँ कभी किसी दिन अच्छी लगती है जी। फिर एक दिन हम गए और उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड किया था, हम बैठे थे, आए लेकिन वो बात नहीं थी क्योंकि वो बीमार थे, बैठ गए कुर्सी पर और बातें चली तो पहचान भी नहीं पा रहे थे। फिर मैंने जब कुछ शेरो शायरी पढ़ना शुरू की, फैज की प्रोडक्ट सुनाई, तो वो पता नहीं कहाँ से आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा वो कहाँ से मेमोरी उनकी कहाँ क्लियर चली गई, सभी वो थोड़े से हाँ, और फिर वो कुछ कहने लग रही है, मतलब तो ये लास्ट में थी, उसके बाद फिर मेरी मुलाकात हुई। एक बड़ा नाजुक सा मसला है, कलाकार की कोई जात नहीं होती है, कलाकार का कोई मुल्क नहीं होता है, कलाकार कला का पुजारी होता है। ऑफ लेट हमने देखा कि हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान और इंडिया कला के मामले में बड़े कोरस रहे, आदान प्रदान बहुत सरल रहा है बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी ऑफ लेट इसके बारे में काफी कुछ सवाल उठने लगे। आपका क्या सोच है इस बारे में? मैं क्या आपको एक बात बताता हूँ, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे 99 की बात है, और 31 दिसंबर 99 वो केरला में थे, तो मुझे प्यार आया कि
प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, वो मुझे बहुत याद करते थे, मैं सुनना चाहता हूँ, अच्छे सुरकार भी थे वो, आप जानते हैं। तो मैं चला गया वहां पर अपनी टीम को लेकर, और वहां पर कोई बाहर के कोई लोग नहीं थे, वही थे, उनकी फैमिली थी और मेरे पास तस्वीरें थी। तो वो मैं गा रहा था, ब्रेक हुआ, डिनर हुआ, साथ में बातचीत हुई। फिर मैंने उनसे डिनर में पूछा, भाई आपकी क्या फरमाइश है, आप क्या सुनना चाहेंगे? तो वो मुस्कुराए। तो उनके फैमिली के जो थे उन्होंने कहा, अरे इनको वो फैज की गजल सुना दीजिए, गुलों में रंग भरे बादल, या फराज की सुना दीजिए, वो रंजिश वगैरह। तो मैंने कहा ये तो सारी मेरी गई है, और आपको पता होना चाहिए कि उस जमाने में कारगिल चल रहा था, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने कहा देखिए अजीब बात है ना कि हम यहाँ बैठे हैं, मजाक से मैं ऐसे ही कह, क्योंकि कोई हमारा रिश्ता लगा। मैंने कहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपकी फरमाइश है फैज अहमद फराज, और हम पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तो मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा। तो फिर किसी ने कहा देखिए फन की कोई शर्त नहीं होती। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती, अगर मेरा भाई बेसुरा गाता है तो मैं कैसे सुनूंगा उसको? सही बात। अगर कोई भी देश हो, रशिया का हो, कोई चाइनीज हो, कोरियन हो, अगर उसकी आवाज अच्छी लगे तो सुनेंगे। तो बात ये है, लेकिन अब ये आज का दौर कुछ और है, तो इसमें ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि लोग, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक कदम मिला के चलो, ये मेरा फाजली ने लिखा था, मैंने गाया था उसे, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो, ये भेदभाव धर्म जात सब उड़ा के चलो। ये देश ऋषियों का, संतों का, पाठशालाओं का, ये देश झूठ की गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का, इंजील का, अजानों का, ये देश एक ही खुदा के कई मकानों का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खुदा के सारे मकानों में सब झुका के चलो, कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो। बहुत सुंदर भाई, मैंने जोरदार तालियां हो जाने की तालियों को